किसी भी चुनाव को सिर्फ हार या जीत के नजरिए से देखना मतलब आधी कहानी समझना। असली बात, असली विज्ञान वो तो नतीजों के पीछे छिपे डेटा में होता है और यहीं से भविष्य की जीत की इंजीनियरिंग शुरू होती है। तो आज हम मटियाला के मामले में ठीक यही करने वाले हैं। तो चलिए जमीन पर उतरते हैं। ये है मटियाला विधानसभा क्षेत्र। नक्शे पर तो ये बस एक आउटलाइन है, लेकिन असल में ये 4.5 लाख से ज्यादा वोटरों का घर है। यहाँ अनधिकृत कॉलोनियां भी हैं, पुराने गांव भी हैं और नए अपार्टमेंट्स भी। हर गली की अपनी एक उम्मीद है, अपनी एक शिकायत, और इस पहेली को समझना ही किसी भी राजनीतिक चुनौती का पहला कदम होता है। -28,723 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2025 के चुनाव में हार का फासला है। लेकिन सोचिए, ये 28,723 अनसुनी बातें हैं, 28,723 टूटी हुई उम्मीदें हैं। ये वो खाई है जिसे भरना होगा, और हमारी पूरी की पूरी रणनीति इसी एक नंबर को पहले 0 पर लाने और फिर जीत में बदलने के लिए है। हर नंबर, जैसा मैंने कहा, एक कहानी कहता है, और ये नंबर ये टूटे हुए भरोसे की कहानी सुना रहा है। लेकिन जहां एक बड़ी चुनौती होती है, वहीं एक बड़ा मौका भी छिपा होता है। तो ये सिर्फ एक हार का पोस्टमार्टम नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे को डेटा, विज्ञान और सही रणनीति से वापस पाने का एक ब्लूप्रिंट है, एक पक्का रोड मैप। तो ठीक है, चलिए अब इस हार की चीर-फाड़ शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 2025 के नतीजों से और देखते हैं कि इतिहास हमें क्या बताता है। मटियाला की राजनीतिक कहानी को हम इन 5 चुनावों से समझ सकते हैं। देखिए, 2008 और 2013 में यहाँ बीजेपी जीती, फिर 2015 में आम आदमी पार्टी की एक जबरदस्त लहर आई और वो 2020 में भी बनी रही। लेकिन 2025 का नतीजा, वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो उस लहर का पूरी तरह से पलट जाना था। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक स्विंग था जो बताता है कि वोटर्स ने एक साफ संदेश दिया है, हमें बस उस संदेश को डिकोड करना है। और ये रही वो कहानी सीधे आंकड़ों में। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। 2020 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53% से भी ज्यादा था, मतलब एक बहुत मजबूत पकड़। पर 2025 में यह लुढ़ककर सीधा 42% पर आ गया। और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 52% से भी ऊपर चला गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा है। पूरे 11% आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में सीधी 11% की गिरावट। जानते हैं, राजनीति में इसे एक पीढ़ी का बदलाव माना जाता है। इसका साफ मतलब है कि सिर्फ कुछ नाराज वोटर नहीं गए, बल्कि पार्टी का जो कोर सपोर्टर था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक गया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जमीन पर जो हो रहा था और जो दावे किए जा रहे थे, उनके बीच फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है, वो है वोटर टर्नआउट। सिर्फ 61%। ये दिखाता है कि पार्टी अपने ही समर्थकों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक नहीं ला पाई। और जब आपका अपना वोटर घर पर बैठ जाए तो ये नाराजगी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये उदासीनता का संकेत है, और राजनीति में उदासीनता से बड़ा कोई खतरा नहीं होता। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब क्यों हुआ? आखिर ये बदलाव आया क्यों? वोटरों के मन में क्या चल रहा था? चलिए अब डेटा को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। वोटरों की आवाज इन मुद्दों में साफ सुनाई दे रही थी। टूटी सड़कें और ट्रैफिक जैम सिर्फ एक परेशानी नहीं है, वो लोगों के दिन के कई कीमती घंटे खा जाते हैं। पानी और सीवर की समस्या, ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये लोगों की सेहत और उनके सम्मान से जुड़ा सवाल है। और नौकरियों की कमी, ये तो किसी भी परिवार की बुनियाद हिला देती है। जब ये बुनियादी मुद्दे बार बार अनसुने रह जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी की लहर नहीं, सुनामी आती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। बढ़ती महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिससे भरोसा टूटा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आज की कमाई कल की कोई गारंटी नहीं थी। ऊपर से स्कूलों और अस्पतालों की कमी ने भविष्य की चिंता को और बढ़ा दिया। मतलब ये एक तरह का चौतरफा दबाव था जिसने वोटर्स को बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात याद आती है। देखिए, लोकतंत्र में बोलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी बात हमेशा सच पर आधारित होनी चाहिए और उसे हर नागरिक के सम्मान का ध्यान रखते हुए ही कहना चाहिए। जब लोगों की तकलीफों को, उनके रोज की दिक्कतों को अनदेखा किया जाता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक गलती नहीं है,
ये इस बुनियादी जिम्मेदारी से हटना है। अब आते हैं रणनीति के अगले पड़ाव पर। कोई भी जंग जीतने के लिए अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पूरी ईमानदारी से जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब कैंपेन का मूल्यांकन करते हैं। ये है पूरे कैंपेन का एक स्वॉट एनालिसिस। हमारी ताकत क्या थी? उम्मीदवार एक जाना पहचाना चेहरा थे और पार्टी का वेलफेयर रिकॉर्ड अच्छा था। कमजोरी उम्मीदवार की अपनी विश्वसनीयता पर सवाल थे, क्योंकि वो पार्टी में नए थे और जमीन पर हमारा संगठन बहुत ही कमजोर था। मौका ये था कि स्थानीय मुद्दों पर लोगों में जो गुस्सा था उसे एक दिशा दी जा सकती थी। और सबसे बड़ा खतरा, सामने खड़ी बीजेपी की बहुत बड़ी और अनुशासित चुनावी मशीन। अब जरा उम्मीदवार पर और गहराई से बात करते हैं। सुमेश शौकीन पूर्व विधायक हैं, लोग उन्हें जानते हैं, ये उनकी ताकत है। लेकिन वो चुनाव से बिल्कुल पहले पार्टी में आए और 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें सिर्फ 2.8% वोट मिले थे। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। विरोधी बड़ी आसानी से उन पर दल बदलू का ठप्पा लगा सकते हैं और एक ऐसा टैग है जो सीधे सीधे भरोसे पर चोट करता है। तो अब तक हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया है। अब बारी है समाधान की। अब हम उस 90 दिन के एक्शन प्लान की बात करेंगे जो इस हारी हुई बाजी को जीत में बदलने के लिए बनाया गया है। अब हम भविष्य की बात करेंगे। जीत का ये रास्ता इन 4 ठोस कदमों से तय होगा। पहले 30 दिन जमीन पर संगठन खड़ा करना और लिसनिंग टू अस करना, यानी लोगों के पास जाकर सिर्फ सुनना, उनकी एक एक समस्या को नोट करना। अगले 30 दिन उन्हीं समस्याओं पर आधारित एक मुद्दा केंद्रित कैंपेन चलाना, मतलब हर भाषण, हर पर्ची में लोगों की अपनी आवाज हो। फिर अगले 23 दिन हर दरवाजे पर दस्तक, हर एक वोटर से सीधा मिलना जुलना। और आखिरी 7 दिन सिर्फ एक काम, अपने एक एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का माइक्रो मैनेजमेंट। ये एक वैज्ञानिक तरीका है। और इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को जो चीज दिल से जोड़ेगी वो है ये नारा, विश्वास की राह सुमेश के साथ। ये नारा सीधे सीधे उस सबसे बड़ी कमजोरी को मान रहा है जिसे हमने पहचाना था, भरोसे की कमी। ये नारा एक वादा है, एक संकल्प है कि इस पूरे अभियान की आत्मा भरोसे को फिर से बनाना ही होगी। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। ये बस एक उदाहरण है कि विपक्ष के हर दावे का जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से देना है। मान लीजिए बीजेपी मेट्रो विस्तार का दावा करती है, तो हमारा जवाब ईसीआई के आधिकारिक डेटा के साथ एक फैक्ट चेक होगा जो ये बताएगा कि प्रोजेक्ट में कितनी देर हुई। मकसद बहस जीतना नहीं है, मकसद है खुद को सच्चाई के एक भरोसेमंद सोर्स के तौर पर स्थापित करना। इस डिजिटल स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए हम 3 मुख्य हथियार इस्तेमाल करेंगे। पहला, हर मोहल्ले के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां लोगों की शिकायतों का तुरंत जवाब दिया जाए। दूसरा, युवाओं से कनेक्ट करने के लिए उम्मीदवार की इंस्टाग्राम रील्स, जिसमें वो एक नेता नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह दिखें। और तीसरा, अपने अच्छे कामों को जैसे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक लगातार याद दिलाते रहना, ताकि लोगों को ये याद रहे कि पार्टी की बुनियाद सेवा पर ही टिकी है। ये जो 90 दिन का प्लान है, ये सिर्फ चुनाव जीतने का कोई जुगाड़ नहीं है, ये काम करने के एक नए तरीके का सबूत है। ये चुनावी तिकड़म से आगे बढ़कर गवर्नेंस को एक विज्ञान की तरह, एक इंजीनियरिंग की तरह देखने का नजरिया है, जहां हर फैसला डेटा और लोगों की आवाज के आधार पर लिया जाता है। और हाँ, जब हम डेटा और इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, वो है प्राइवेसी और सहमति की। भारत के डेटा सुरक्षा कानून भी यही कहते हैं। अगर कोई नागरिक आपको अपनी कोई परेशानी बता रहा है तो उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी की मदद के लिए होना चाहिए। ये कानून से ज्यादा भरोसे की बात है, उस विश्वास का सम्मान करना जो एक नागरिक आप में दिखाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या हम गवर्नेंस को किस्मत के भरोसे छोड़ना चाहते हैं या उसे डिजाइन करना चाहते हैं? अच्छी गवर्नेंस कोई तुक्का नहीं होती, ये लोगों की ज़रूरतों को ध्यान से सुनने, डेटा को समझने, एक प्लान बनाने और फिर उस प्लान को पूरी ईमानदारी से लागू करने का नतीजा होती है। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन भरोसा बनाने का यही एक और एकमात्र रास्ता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420410602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।